हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। फिर आपका दूसरा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। फ्रेंड्स, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम टॉपिक नंबर 3 की बात करें तो ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव लिखा हुआ है ये, और इसके अंदर आपके 2 सब टॉपिक है। एक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और वहीं अगर दूसरे टॉपिक की हम बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये दोनों जो है वो डेरिवेशन है यहाँ, यानी कि हमको ये व्यंजक स्थापित करना है वैद्युत क्षेत्र का। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है, यानी 5 नंबर में यहां से एक प्रश्न आता है। उसके बाद अगर हम टॉपिक नंबर 4 की बात करें तो क्या है वैद्युत बल आघूर्ण। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में, यानी इस चैप्टर को 4 टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है। वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, दूसरा है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं, और तीसरा है जो आपका वैद्युत द्विध्रुव, और वहीं चौथा आपका टॉपिक है वैद्युत बल आघूर्ण। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं, यानी आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। तो आइए पहले टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं, यानी पहले टॉपिक का शुभारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग वैद्युत आवेश देखते हैं, क्योंकि ये पहला टॉपिक था तो वैद्युत आवेश को पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर दें, आपको समझा दें कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश क्या है, हम इसकी परिभाषा बताने जा रहे हैं। किसी वस्तु के पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुओं में वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। या फिर इसकी परिभाषा आप इस तरीके से भी दे सकते हैं कि किसी पदार्थ का वो मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुओं में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इस तरीके से वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या होगी। किसी पदार्थ का वो मौलिक गुण, किसी पदार्थ का वो मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुओं के मध्य वैद्युत बल कार्य करता है। यानी जो विद्युत आवेश है, यानी जो वैद्युत आवेश है वो किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण है, और इसी मौलिक गुण के कारण वस्तुओं के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके 2 वस्तु हैं, एक वस्तु ए है और दूसरा वस्तु क्या है, बी है। अब इनके बीच जो है वैद्युत बल कार्य करता है, यानी ये वाला वस्तु इसके ऊपर एक बल लगाता है और ये वाला वस्तु भी इसके ऊपर एक बल लगाता है। तो ये बल कौन लगाता है, किसके कारण ये वैद्युत बल लगता है। तो हम कहते हैं कि इन वस्तुओं, ये जो वस्तु है जिस पदार्थ का बना हुआ है उस पदार्थ के अंदर आपका आवेश पाया जाता है, और इसी आवेश के कारण वस्तुओं के मध्य वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से इसकी हम एक और परिभाषा लिख सकते हैं, चाहे आप ये वाली परिभाषा लिखिए या फिर कोई अदर परिभाषा लिखिए। अथवा करके हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अथवा, अथवा क्या लिखेंगे, किसी किसी पदार्थ, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण, मौलिक गुण जिसके कारण, जिसके कारण
पदार्थों जिसके कारण पदार्थों में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं उसे वैद्युत आवेश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वैद्युत आवेश की हमने दो परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, आप दोनों में से कोई सी भी परिभाषा आप लर्न कर सकते हैं। पहली परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुओं के मध्य वैद्युत बल कार्य करता है, अथवा किसी पदार्थ का वो मौलिक गुण जिसके कारण पदार्थों में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से? विद्युत भी बोल सकते हैं इसको या वैद्युत बोल सकते हैं, बात एक ही है। वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें वैद्युत आवेश कहा जाता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको क्या नाम है, इतिहास के बारे में समझाते हैं कि वैद्युत आवेश कितने टाइप के होते हैं। तो वैद्युत आवेश जो है आपके दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है ना। तो खैर वो सब हम बाद में बात करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि वैद्युत आवेश जो है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि वैद्युत आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं या फिर कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे प्रदर्शित करते हैं किससे? स्मॉल क्यू से अथवा कैपिटल क्यू से। लेकिन आमतौर पर हमेशा हम लोग स्मॉल क्यू से ही करते हैं, कभी कभी कैपिटल क्यू का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। अगर इसके वैद्युत आवेश के मात्रक के बारे में बात करें तो वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक कूलम्ब होता है। इसका मात्रक कूलम्ब होता है। कूलम्ब होता है, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। तो वैद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से अथवा कैपिटल क्यू से। इसका मात्रक क्या है, यानी इसको मापते किसमें है? तो इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? कूलम्ब होता है। और कूलम्ब को भी किससे लिखा जाता है? सी से लिखा जाता है, यानी सी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके हम प्रकार की अगर हम बात करें तो वैद्युत आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धनात्मक आवेश और एक होता है आपका ऋणात्मक आवेश। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। ठीक है। धनात्मक आवेश की अगर हम बात करें तो इसका जो उदाहरण है, हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन है वो किसके उदाहरण हैं? धनात्मक आवेश के। और जो इलेक्ट्रॉन, तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए हमने आवेश के जो प्रकार हैं, दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश का हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं प्रोटॉन, और ऋणात्मक आवेश का जो एग्जाम्पल यानी उदाहरण है वो इलेक्ट्रॉन है। आपको पता होगा कि आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्लास 10th की फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, यानी भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि जो प्रोटॉन है, एटम के अंदर आपको पता है कि बेसिकली कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कितने कण होते हैं? 3 टाइप के। ठीक, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि देखिए इस तरीके से ये न्यूक्लियस होता है, यानी नाभिक होता है, और नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। ठीक है ना। तो इस नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन पाया जाता है और क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। और इस नाभिक के बाहर जो कक्षाएं हैं उसमें आप क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि धनात्मक आवेश का जो उदाहरण है हम प्रोटॉन ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन आपका धनात्मक होता है। और ऋणात्मक आवेश का उदाहरण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? नाभिक के बाहर। ठीक है। अब
इन दोनों चीजों से जुड़ा हुआ हम आपको एक फैक्ट बताने वाले हैं, यानी एक इतिहास की तरफ ले चलते हैं कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश जो शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया था। तो अमेरिकी एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश शब्द के बारे में जानकारी दी थी, यानी कि उन्होंने ही धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश शब्द को गढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग वैद्युत आवेश के कुछ विशेषताओं के बारे में देखेंगे, यानी इनके गुण क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि वैद्युत आवेश की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, वैद्युत आवेश की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, और यहां से देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो खास तौर पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी ये वाला पॉइंट भी पूछा जाता है एक नंबर में। तो आपको इन दोनों पॉइंट पे खास तौर पर ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं कि वैद्युत आवेश की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रथम विशेषता है वो क्या है? आवेशों में योज्यता का गुण होता है। अब यहाँ पर ये जो योज्यता शब्द आया हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या मीनिंग है? तो योज्यता का मतलब होता है कि किसी पदार्थ में उसके किसी भाग में जो भी आवेश हैं, उन सभी आवेशों का बीजगणितीय जब हम योग करेंगे तो हमको उस पदार्थ का कुल आवेश मिल जाएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि आवेशों में योज्यता का गुण होता है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? यानी किसी पदार्थ में अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, तो हर पार्ट में क्या होंगे? आवेश होंगे। तो अगर हम आपसे पूछें कि पूरे पदार्थ का, पूरे वस्तु का कुल आवेश कितना है, तो आप क्या करेंगे? हर एक आवेश को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी आएगा तो आप क्या कहेंगे कि यही पूरे वस्तु का आवेश है। जैसे मान लो, हम उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका वस्तु है, ये क्या है? आपका वस्तु है। मान लीजिए इस पार्ट पर आवेश जो है वो Q1 है, इस वाले भाग पे आवेश क्या है? Q2 है, इस वाले भाग पर आवेश कितना है? Q3 है, इस वाले भाग पर आवेश कितना है? Q4 है, और यहाँ पे क्या है? Q5 है। अब हम अगर कहें कि इस पूरे वस्तु में कुल आवेश कितने हैं, यानी आवेशों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे? सबको आप जोड़ दीजिए। तो कुल आवेश अगर हम मान लें Q है, मान लीजिए कुल आवेश कितना Q है, तो Q किसके बराबर हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आवेश की योज्यता का नियम, यानी आवेशों में योज्यता का गुण विद्यमान होता है। अब उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट के ऊपर आएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? आवेश संरक्षित होते हैं। इसका क्या मतलब है? तो इस वाले पॉइंट को समझाने से पहले हम लोगों ने क्लास 9th में या क्लास 11th में पढ़ रखा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, और अंत में कुल ऊर्जा का जो मान होगा प्रारंभिक ऊर्जा के मान के बराबर होता है। ये तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो ऐसा ही कुछ नियम आवेश के संरक्षण का नियम भी होता है, यानी आवेश संरक्षित होते हैं, इस पर भी वही नियम लागू होता है। तो इसके लिए हम कैसे परिभाषा देंगे? इसमें बोलेंगे कि जो आवेश होते हैं वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन नए आवेशों का निर्माण नहीं होता है। जैसे मान लो कि आपका कोई एक वस्तु ये है और दूसरा वस्तु कोई ये है, ठीक है। प्रारंभ में अभी इन पर कोई आवेश नहीं है। अब मान लीजिए कि यहां से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस वाले वस्तु पर चला गया। तो जब इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? हमने बताया ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी ऋणात्मक चीजें निकलेंगी, तो इस पर कैसा आवेश आएगा? धनात्मक आवेश आ जाएगा। और इसके ऊपर क्या गया है? इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक आवेश की वजह से इस वाले वस्तु पे कैसा चिन्ह आएगा? माइनस का आएगा, यानी ये वस्तु आपकी धनात्मक हो जाएगी और ये वाली वस्तु आपकी ऋणात्मक हो जाएगी। क्योंकि मैंने क्या बोला है
प्रारंभ में कोई भी वस्तु हो, कोई भी एलिमेंट हो, यानी कोई भी तत्व हो, कोई भी एटम हो, सबके ऊपर कितना आवेश होता है? शून्य आवेश होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। तो इसमें से अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे कितना आ जाएगा आवेश? धनात्मक। और इस वाले वस्तु पे इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से कैसा आवेश आएगा? ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो देखिए, वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में जा रहे हैं, ठीक है ना? तो वस्तुओं पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई नया आवेश नहीं बन रहा है, यानी कोई नया इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं बन रहा है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है और वस्तुओं पर धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश आ जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? आवेश के संरक्षण का नियम, यानी हम कहते हैं कि आवेश संरक्षित हैं, ठीक है? मतलब यहां पर किसी भी आवेश का नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना? यानी हम ना तो क्या नाम इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को नष्ट कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेज सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है? एक वस्तु पर धनात्मक आवेश और दूसरे वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? अब हम देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। ये भी इसकी विशेषता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से तो क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे इसका डेफिनेशन पूछ ले कि आपसे पूछ सकता है कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। या आपसे बोल सकता है कि क्वांटीकरण की परिभाषा दीजिए। तो ये आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? जो आवेश होते हैं ना, उसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है, यानी जो मूल इकाई होती है, उसको हम लोग स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी आवेश की जो मात्रा है वो इससे छोटी नहीं हो सकती। आइए थोड़ी सी और आसान लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, आसान भाषा में बात करते हैं। यानी जो आवेश है वो आपका हमेशा कैसा रहेगा? धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। अगर धनात्मक होगा तो हम कहेंगे कि प्रोटॉन है उसके साथ, और अगर ऋणात्मक है तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन है। यानी आवेश जो होते हैं वो आपके भिन्न के रूप में और दशमलव के रूप में नहीं हो सकते, वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। अगर लिखने के लिए आ जाए कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? आवेश ना तो भिन्न अवस्था में पाए जा सकते हैं और ना ही दशमलव के रूप में पाए जा सकते हैं, ये हमेशा एक पूर्णांक के रूप में पाए जाएंगे। और आवेश का जो सबसे मूल इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, वो क्या होती है? ई होती है, ठीक है? आवेश का क्वांटीकरण को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं? उसको लिखा जाता है Q इक्वल्स टू N इंटू ई। क्या लिखा जाता है? Q इक्वल्स टू N इंटू ई। यहाँ पर N क्या है? N आपका एक इंटीजर है, यानी एक पूर्णांक है। ये धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। जैसे n का मान आपका माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि -4 भी हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 1 2, इस तरीके से इसकी वैल्यू हो सकती है, इसका मान हो सकता है, ठीक है ना? तो n क्या है? आपका एक इंटीजर है। क्या है? n एक इंटीजर है। ये माइनस में भी हो सकता है और प्लस में हो सकता है। और यहां पर अगर हम बात करें, ये e क्या है? तो e जो है ये परिमाण है। आवेश का क्या है? परिमाण है, सबसे मौलिक इकाई है। इसका जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो Q इक्वल्स टू N इंटू ई होता है। इसको हमको आवेश का क्वांटीकरण जब हम परिभाषा देंगे तो इसको आपको लिखना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि N क्या है आपका? N आपका एक पूर्णांक है, ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब आइए देखते हैं इसके जो चौथी पॉइंट है, यानी जो इसकी चौथी विशेषता है, चौथी गुण है, वो क्या है? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब समझ में आया कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आइए हम इसको समझाते हैं।
कि अगर दो वस्तु हैं, अगर उनके ऊपर समान प्रकार के आवेश हैं, जैसे मान लीजिए ये दो वस्तु हैं, ठीक है, इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे, यानी इसको दूर भगाएंगे, ठीक है। यानी इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ये वाली वस्तु इसको क्या करेगी, दूर भगाएगी, प्रतिकर्षित करेगी, और ये वाली वस्तु भी इसको क्या करेगी, दूर भगाएगी, प्रतिकर्षित करेगी। यानी इसको ये दूर भगाएगी और ये इसको दूर भगाएगी, ठीक है। यानी दोनों वस्तुओं के बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कब, जब दोनों पर समान आवेश हो, चाहे वो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। जैसे मान लीजिए इन पे दोनों पे क्या है, ऋणात्मक आवेश है, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों आवेश कैसे हैं, समान है, तो जब समान है तो क्या करेंगे, ये इसको रिपल करेगी यानी प्रतिकर्षित करेगी, और ये वाली वस्तु इसको प्रतिकर्षित करेगी, यानी ये इसको इधर भगाएगी और इसको ये इधर भगाएगी, ठीक है। तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो चौथी पॉइंट क्या कह रही है, यानी चौथी विशेषता क्या है इसकी, कि अगर वस्तुओं के बीच वस्तुओं पर समान आवेश हो, चाहे वो धनात्मक हो और चाहे वो ऋणात्मक हो, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर यहीं पर दोनों में से किसी एक पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाए, यानी ऋणात्मक आवेश आ जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि दोनों वस्तुओं पर विपरीत आवेश है। देखो एक पर प्लस है और एक पर क्या है, माइनस है। जैसे यहां पर मान लो कि दोनों वस्तुओं पर विपरीत आवेश आ जाए, यानी किसी एक पर प्लस आ जाए और किसी एक पर माइनस आ जाए, तो अब क्या होगा, अब यहां पर आपका प्रतिकर्षण नहीं होगा, अब यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। ये वस्तु इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी और ये वाली वस्तु इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, यानी यहां पर अब आकर्षण का गुण विद्यमान हो जाएगा वस्तुओं के बीच में। यानी इन वस्तुओं के बीच में जो बल लगेगा उसे क्या बोलेंगे, आकर्षण बल बोलेंगे। फिर हमारा जो लास्ट विशेषता है, आवेश की जो लास्ट विशेषता है वो क्या है, आवेश एक सदिश राशि होते हैं, यानी आवेश एक क्या है, सदिश राशि है। तो यहां पे आप लोग जानते हैं सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है, ठीक है। आवेश एक अदिश राशि है, तो आप लोग सदिश और अदिश पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में, जो आप लोग ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा। अदिश क्या होता है, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन भौतिक राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम बात करें दूरी, हम बात कर लें ऊर्जा, कार्य, ये सब किसके उदाहरण हैं, अदिश राशियों के उदाहरण हैं। उसी तरीके से जो आपका आवेश है वो भी क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि आवेश में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, एक नंबर होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने वैद्युत आवेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, उसकी विशेषताएं देखी हैं, और कौन कौन सी विशेषताएं इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी हमने देखा है। अब आइए हम लोग इसकी जो अगली टॉपिक थी यानी कूलाम्स लॉ उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग कूलाम का नियम पढ़ने जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखिए डेरिवेशन तो अक्सर करके नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं यानी आंकिक प्रश्न हैं वो आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम देखिए एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल तथा आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की जो दूरी होती है उनमें एक संबंध दिया था, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब कूलाम के नियम का स्टेटमेंट हम लोग जानेंगे कि कूलाम के नियम का स्टेटमेंट क्या है। तो कूलाम ने कहा कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, जब दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो उनके बीच एक बल कार्य करता है जो उन आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है, जो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए देखते हैं कि कूलाम का पूरा स्टेटमेंट क्या है, जो आप लोग बोर्ड के एग्जाम में लिखोगे उसकी परिभाषा लिखते हैं, उसका स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे। तो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियमानुसार
कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के, यानी उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आवेश का नियम क्या है? कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके दो बिंदु आवेश हैं। अच्छा, एक चीज और, बिंदु आवेश को पहले हम समझा दें यहाँ पे कि ये बिंदु आवेश जो शब्द आया है इसका क्या मतलब है। तो देखिए, अगर आपके दो वस्तु, अगर उनकी साइज उनके बीच की दूरी के रिस्पेक्ट में कम है तो हम उन वस्तुओं को क्या मानते हैं? बिंदु आवेश मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप के दो वस्तु हैं, ये क्या है? दो वस्तु हैं। अब मान लीजिए कि इन वस्तुओं का जो आकार है, यानी इनकी जो साइज है, अगर इनके बीच की दूरी से कम है तो इन वस्तुओं को, यानी जिस पे आवेश है, इसको हम क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या होते हैं? ऐसे दो वस्तु जिनकी साइज उनके बीच की दूरी से क्या है? कम है। तो इन वस्तुओं के ऊपर जो आवेश है, उन आवेश को हम क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश बोलेंगे। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि अगर इसकी त्रिज्या मान लीजिए आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 100 सेंटीमीटर है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो इसकी त्रिज्या है वो इस वाली दूरी से क्या है? कम है ना। तो जब कम है तो हम इन वस्तुओं को क्या नाम देंगे? यानी इन वस्तुओं के ऊपर जो आवेश उसको क्या नाम देंगे? बिंदु आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश। ठीक है। दूसरी चीज हम यहां पे देखेंगे कि कूलाम ने स्थिर बिंदु आवेश बोला है। स्थिर का क्या मतलब है? यानी जो कूलाम का नियम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आपके आवेश गति कर रहे हैं तो यहां पर कूलाम का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, कूलाम का नियम मान्य नहीं होगा। तो आपको क्या चीज समझ में आई कि बिंदु आवेश क्या होता है? तो बिंदु आवेश क्या होते हैं? जब दो वस्तुओं का आकार यानी साइज उनके बीच की दूरी के रिस्पेक्ट में क्या हो? कम हो, तो उन वस्तुओं पर जो आवेश होता है उन आवेशों को क्या बोल देंगे? हम बिंदु आवेश बोल देंगे। और स्थिर का मतलब क्या है? यानी कूलाम का नियम पढ़ने के लिए कूलाम का नियम तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों बिंदु आवेश कैसे हों? स्थिर हों। ठीक है। तो देखिए, ये कूलाम का नियम है। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया मैंने, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, और उनके
बीच की दूरी बहुत कम है, मतलब अल्प दूरी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, हम r मान ले रहे हैं, क्या है, r है, तब तो पहले एक हम यहां से छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए कि आपका ये क्या है, एक बिंदु A है और ये B है। यहाँ पर एक आवेश आपका बिंदु आवेश Q1 है और यहाँ पर बिंदु आवेश क्या है, Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। क्या है, R है। A पर आपका बिंदु आवेश Q1 और B पर बिंदु आवेश Q2 है और उनके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, तब क्या होगा, ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, इस आवेश के ऊपर, और ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा। अब वो अलग बात है कि ये जो बल होगा वो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, ये तो डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि आवेश की प्रकृति क्या है। अगर दोनों आवेश समान नेचर के हैं, यानी दोनों आवेश धनात्मक हैं या दोनों आवेश ऋणात्मक हैं, तब तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर दोनों आवेश विपरीत हैं, यानी एक धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो कैसा बल होगा, आकर्षण बल होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें, तो जो बल लगता है यहां पे देखिए, इस बल को हम लोग कूलाम्बियन फोर्स यानी कूलाम बल भी कह सकते हैं या वैद्युत स्थैतिक बल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये इसके ऊपर एक बल लगाएगा, यानी जो आवेश Q1 है इसके ऊपर बल लगाएगा और ये इसके ऊपर बल लगाएगा। तो मान ये बल क्या होगा, ये जो बल होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी कि Q1 Q2 के, Q1 इंटू Q2, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये आपका हो गया समीकरण 1। और फिर क्या है, इनके बीच जो बल लग रहा है वो इनके बीच की दूरी के, देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी ये जो बल है वो इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, r है, तो इसके वर्ग के, वर्ग मतलब यहां पर हम घात कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे, पावर कितनी लिखेंगे, 2। तो इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r² हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको हम एक साथ अगर लिखें तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r² हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, ये कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का ये सूत्र निकलकर आ गया है। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखिए उस बल को हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², यही आया था आपका। ठीक है, अब आपको पता है कि जब इस ये वाला चिन्ह हटाएंगे, जब ये वाला चिन्ह हटाएंगे तो एक हमेशा हमेशा एक इक्वल का साइन आएगा, यानी इक्वल का चिन्ह आएगा, और एक नियतांक आता है जिसे हम लोग के बोलते हैं, और यहाँ से आएगा Q1 Q2/r²। ये वाला चिन्ह जब भी रहेगा और इसको जब हम हटाएंगे तो ये दोनों जरूर आएंगे, यानी इसकी जब क्या आ जाएगा, इक्वल का चिन्ह साइन और एक कांस्टेंट यानी एक नियतांक आ जाएगा। ठीक है, यहां से ये नियतांक का मान कितना होता है, तो 1/4πε0, 1/4πε0, और यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल के Q1 Q2/r²। तो ये जाके पूरी तरीके से बल का सूत्र निकल कर आया है, यानी बल का हमने सूत्र, बल का व्यंजक हमने यहाँ पे स्थापित किया है। और इस बल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल या फिर कूलाम्बियन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से कुछ चीजें हमको और समझना है। ये आपका के क्या है, तो इस के को हम लोग बोलते हैं, इस के को बोलते हैं प्रावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, प्रावैद्युतांक, प्रावैद्युतांक क्या बोलते हैं, प्रावैद्युतांक बोलते हैं। इसका जो मान है उस अलग अलग माध्यम के लिए यानी मीडियम के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें तो वायु अथवा वैक्यूम के लिए, यानी वायु तथा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है, 1 होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें जल के लिए, जल के लिए इसका मान कितना होगा, तो लगभग 80 होता है। उसी तरीके से अगर हम किसी मेटल के लिए बात करें, धातु के लिए बात करें,
धातु के लिए बात करें तो इसका जो मान होता है वो अनंत होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें नहीं याद रखनी है, लेकिन हाँ ये चीजें जरूर याद रखनी है क्योंकि ये आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में है कि वायु तथा निर्वात के लिए के का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। बाकी ये हम आप लोग के नॉलेज के लिए इसको भी बता दिए कि जल के लिए 80 होता है और धातु के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। तो अगर हम वायु की बात करें जो आपके सिलेबस में है, आपके कोर्स में है, तो वायु के लिए के का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा Q1 Q2/r²। और इस पूरे की जो वैल्यू होती है इसको आपको याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो आप आंकिक प्रश्न करेंगे तो वहां पे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो मान होता है वो 9 × 10⁹ होता है, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, इसको वायु की या फिर निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युतशीलता बोलते हैं। अगर मैं देखो इस पूरे का जो मान है वो ये है, लेकिन मैं अगर इतने की बात करूं, इस इतने की, तो इसका जो मान होता है 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर, आवेश का मात्रा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज आपको बस बता दें, उसके बाद हमारी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ये जो फोर्स आया है, मैंने बोला है, ये जो बल आया है, इसकी जो प्रकृति होगी वो 2 चीजों पे डिपेंड करेगी। किस पे, अगर इन दोनों आवेश की प्रकृति समान है, यानी दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, समान आवेश है यानी धनात्मक हो दोनों या फिर ऋणात्मक हो, तो हम क्या बोलेंगे, ये बल कैसा होगा, प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षण बल कहलाएगा ये। ठीक है, लेकिन अगर दोनों आवेश विपरीत चिन्ह के हो, यानी एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, एक धनात्मक हो और अगला ऋणात्मक हो, तो यहाँ पर जो बल की प्रकृति होगी यानी जो बल होगा वो कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखिए आज की क्लास में वैद्युत आवेश क्या होते हैं, वैद्युत आवेश के मात्रक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, उन सारे हमने पॉइंट को डिस्कस किया यहाँ पे। उसके बाद हमने कूलाम्स के नियम को भी डिस्कस किया और ये भी बताया कि कूलाम का नियम कहाँ पर अप्लीकेबल होगा और कहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमने ये बोला है कि कूलाम का नियम सिर्फ और सिर्फ स्थिर बिंदु आवेश के लिए ही अप्लीकेबल है। अगर आपके आवेश गतिमान है तो वहां पर कूलाम का नियम मान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।